Hello students, this lecture is for the students of BA semester 4 and the paper is C9. This is second part of my lecture on quantity theory of money Fisherian version. Today I will discuss the criticisms of Fisherian version. आप लोगों ने मेरे पहले लेक्चर में देखा कि फिशर के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा के मूल्य का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा की जाती है और निष्कर्ष के रूप में फिशर ने यह बतलाया कि यदि मुद्रा की मात्रा m को बढ़ाया जाता है तो p बढ़ जाएगा और मुद्रा की मात्रा m में कमी की जाती है तो p में कमी होगा। अर्थात उस सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर के बीच सीधा और समानुपातिक संबंध स्थापित किया गया था। वास्तव में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का यह स्वरूप काफ़ी दिन तक प्रचलन में था, लेकिन 1929 से 1933 के बीच विश्व के अधिकांश देशों को महान आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था। इस आर्थिक मंदी के समय में वस्तु की कीमतों में लगातार तेजी से कमी हो रहा था और मूल्यों में कमी होने के कारण उत्पादक उत्पादन में कमी कर रहे थे, देश में बेरोजगारी फैल रहा था और उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे। उस स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक देश के द्वारा मुद्रा की मात्रा को बढ़ा करके मूल्यों में वृद्धि करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय यह महसूस हुआ कि मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने से भी मूल्य स्तर में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। तब लोगों ने यह महसूस किया कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का यह स्वरूप सही नहीं है और इसलिए उसके बाद इस सिद्धांत के विरुद्ध कड़ी आलोचनाएं दी जाने लगी। इस सिद्धांत के विरुद्ध जो पहली आलोचना दी जाती है वो यह है कि इस सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति पर अत्यधिक जोर दिया गया है। इस सिद्धांत की व्याख्या करते वक्त मुद्रा के मूल्य के निर्धारक के रूप में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों को समान महत्व दिया गया था, लेकिन जब निष्कर्ष निकाला गया तो मांग पक्ष की अवहेलना की गई और सिर्फ मुद्रा की पूर्ति पक्ष को महत्व दिया गया और बताया गया कि मुद्रा की m की मात्रा पर मूल्य स्तर निर्भर करता है। अर्थात इस सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति पक्ष को अत्यधिक महत्व दिया गया था। दूसरी आलोचना इस आधार पर दी जाती है कि यह सिद्धांत कई अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। जैसे यह सिद्धांत ये मानकर चलता है कि m, v और t तीनों स्वतंत्र इकाइयां हैं, अर्थात m की मात्रा में कोई परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव v अथवा t पर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यदि v में कोई परिवर्तन होता है तो ये m अथवा t को प्रभावित नहीं करेगा। वास्तव में यह मान्यता सही नहीं है। यदि m की मात्रा में कोई परिवर्तन होता है या v अथवा t की मात्रा में कोई परिवर्तन होता है तो इससे अन्य तत्व भी प्रभावित होते हैं। उसके बाद यह सिद्धांत इस मान्यता पर भी आधारित था कि p एक निष्क्रिय तत्व है, लेकिन वास्तव में p एक निष्क्रिय तत्व नहीं होता है। मूल्य स्तर में अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव m पर, v पर अथवा t पर पड़ सकता है। इसी तरह से यह पूर्ण रोजगारी की मान्यता पर भी आधारित था, जो कि सही नहीं है। किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे वो एक विकसित अर्थव्यवस्था हो या विकासशील अर्थव्यवस्था हो, वर्तमान समय में कहीं भी पूर्ण रोजगारी की स्थिति नहीं देखने को मिलता है। इसलिए चूंकि यह सिद्धांत कई गलत मान्यताओं पर आधारित था, इसलिए इस सिद्धांत के विरुद्ध यह दूसरी आलोचना दी जाती है। तीसरी आलोचना इस आधार पर दी जाती है कि इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्तर का निर्धारण करना है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस सिद्धांत में मूल्य की धारणा ही स्पष्ट नहीं है। ये अर्थशास्त्री यह बतलाते हैं कि यहाँ पर इस सिद्धांत में जिस मूल्य स्तर की चर्चा की जा रही है वो सभी वस्तुओं का औसत मूल्य है। इसलिए
इस मूल्य में होने वाले परिवर्तन से किसी वस्तु विशेष के मूल्य में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण करना कठिन है। लेकिन वास्तव में अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई यह आलोचना सही नहीं है, क्योंकि यदि हमें सामान्य मूल्य स्तर ज्ञात है तो हम वस्तु विशेष की मूल्य को भी इससे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 के बराबर है। तो अगर P1 के बारे में हमको कुछ जानना है तो P1 = P - P2 - P3 - P4 - P5 करके हम P1 के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए तीसरी आलोचना वास्तव में सही नहीं है। चौथी आलोचना इस आधार पर दी जाती है कि इस सिद्धांत में M और P के बीच में सीधा संबंध स्थापित किया गया है। अर्थात यह बताया गया है कि मुद्रा की मात्रा M में परिवर्तन होगा तो P में भी परिवर्तन होगा, लेकिन यह परिवर्तन किस प्रकार होगा इसकी व्याख्या यह नहीं करता है। वास्तव में M तथा P के बीच में भी कई तत्व आते हैं जिसकी चर्चा इस सिद्धांत में नहीं की गई है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने से ब्याज की दर में परिवर्तन होता है, तरलता अधिमान में परिवर्तन होता है, पूंजी की मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन होता है और उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। लेकिन इस सिद्धांत में इन तत्वों के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए हैंसन का कहना है कि देयर इज मेनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, यानी चाय की प्याली में और मुंह के बीच काफ़ी का अंतर होता है। अगर चाय की प्याली आपके सामने है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपने चाय पी ली। हो सकता है चाय पीने जा रहे हैं, चाय की प्याली गिर जाए, चाय में कोई कीड़ा गिर जाए, या कोई दूसरा गेस्ट आ जाए जिसको आप यह चाय का प्याली दे दें। यानी चाय अगर आपके सामने है तो ये ज़रूरी नहीं कि वह चाय आप पी ही लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि M में वृद्धि होता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि P में वृद्धि होगा ही। M में वृद्धि होने से P में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसमें कम परिवर्तन हो सकता है। तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्य तत्व जैसे ब्याज की दर, तरलता अधिमान, पूंजी की मांग एवं पूर्ति तथा उत्पादन में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, इस पर यह निर्भर करेगा कि M में परिवर्तन होने का P पर क्या प्रभाव पड़ता है। पांचवा क्रिटिसिज्म है, यह दीर्घकालीन प्रवृत्ति को बतलाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि दीर्घकाल में अन्य तत्व स्थिर हो जाते हैं, जैसे V और T कांस्टेंट हो जाता है और इसलिए दीर्घकाल में सिर्फ M और P के बीच सीधा संबंध हो सकता है। दीर्घकाल में यदि M की मात्रा को बढ़ाएंगे तो P में समानुपातिक वृद्धि होगा और M की मात्रा में कमी करेंगे तो P में समानुपातिक कमी होगा। लेकिन किन्स का कहना है कि मनुष्य का संबंध अल्पकालीन मूल्यों से होता है, दीर्घकालीन मूल्यों से नहीं, और इसलिए उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि दिस लॉन्ग रन इज ए मिसलीडिंग गाइड टू करंट अफेयर्स, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। छठा है, यह सिद्धांत व्यापार चक्र के कारणों की सम्यक व्याख्या नहीं करता है। वास्तव में व्यापार चक्र में आर्थिक तेजी तथा आर्थिक मंदी की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तेजी के समय में सामान्य मूल्य स्तर तेजी से बढ़ रहा होता है, जिससे उत्पादकों को लाभ मिलता है और इसलिए वे और अधिक उत्पादन को बढ़ाते हैं, रोजगारी के स्तर में भी वृद्धि होता है। तथा मंदी के समय में कीमतें घट रही होती हैं, कीमतों के घटने के कारण उत्पादकों के लाभ में कमी होता है और लाभ में कमी होने के कारण वे उत्पादन में कमी करते हैं, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि होता है। तो यहाँ पर यह परिवर्तन जो आर्थिक तेजी और मंदी के समय हो रहा है,
उसकी व्याख्या करने में फिशर का यह सिद्धांत समर्थ नहीं है, क्योंकि इस महान आर्थिक मंदी के समय में देखा गया था कि मंदी को रोकने के लिए जब देश में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया गया तो भी मूल्य स्तर में कोई भी वृद्धि नहीं हुआ था, और उसका कारण था कि लोगों का भविष्य के संबंध में जो अनुमान है वो अनुमान बदल गया था। मंदी के समय में जब कीमतें गिर रही थी तो लोग यह अनुमान कर रहे थे कि भविष्य में और अधिक कीमतों में कमी होगा, और इसलिए गिरते कीमतों पर भी वे अधिक मात्रा में वस्तुओं की मांग को नहीं बढ़ा रहे थे। इसलिए जब हर देश के द्वारा मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा करके गिरते हुए मूल्यों को रोकने का प्रयास किया गया था तो उस समय मूल्य में कोई भी वृद्धि नहीं हुआ था। क्राउथर ने यहाँ पर इसकी तुलना ग्रामाफोन के गवर्नर से किया है। क्राउथर का कहना है कि गवर्नर का काम ग्रामाफोन की चाल को कम या अधिक करना होता है, चाल की सृष्टि करना नहीं। और इसलिए यहाँ भी इस सिद्धांत में ये जो तेजी अथवा मंदी आती है कि स्थिति उत्पन्न होती है व्यापार चक्र के कारण, तो यह मुद्रा की मात्रा सिर्फ इस तेजी या मंदी के चाल को कम या अधिक कर सकता है, लेकिन इसको रोकने में वह असमर्थ होता है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है P केवल समीकरण में सम्मिलित तत्वों पर ही निर्भर नहीं करता है। जैसे इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि P M V अथवा T पर निर्भर करता है, जिसमें V और T को कांस्टेंट मान लिया गया और सिर्फ M के द्वारा P के वैल्यू का निर्धारण करने का प्रयास किया गया। लेकिन वास्तव में कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कई गैर मौद्रिक तत्व भी होते हैं जो कि मुद्रा की मात्रा और मूल्य के बीच आते हैं, और इस समीकरण में उन तत्वों की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। इन गैर मौद्रिक तत्वों में मानवीय आवश्यकताओं, उद्योगों का विकेंद्रीयकरण, यातायात की सुविधाएं, मुद्रा का आयात, बुक क्रेडिट या पुस्तक साख आदि का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिसकी चर्चा इस सिद्धांत में नहीं की गई है। 8वां है कि यह सिद्धांत युद्धकालीन मूल्यों की व्याख्या करने में असमर्थ होता है। युद्ध के समय व्यय को पूरा करने के लिए प्रत्येक देश के द्वारा अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा जारी किए जाते हैं, नॉन कन्वर्टिबल पेपर मनी जारी किए जाते हैं, जो कि मूल्यों में को प्रभावित करता है, लेकिन इस सिद्धांत में इसकी व्याख्या नहीं की गई है। वास्तव में जब तक रिफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है तो इस बढ़ी हुई मुद्रा के कारण भी मूल्य स्तर में वृद्धि नहीं होता है, लेकिन जब रिफ्लेशन की स्थिति यानी मुद्रा संस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसके बाद ही मुद्रा की मात्रा में बढ़ने से मूल्य स्तर में वृद्धि होता है। अर्थात संस्फीति से पहले की स्थिति में जब युद्धकालीन व्यय में वृद्धि होता है तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होता है, क्योंकि उस समय तक उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि होता है। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि यह सिद्धांत युद्धकालीन मूल्यों की व्याख्या करने में असमर्थ है। 9th क्रिटिसिज्म है कि यह सिद्धांत गतिहीन है। यह सिद्धांत केवल उन्हीं परिस्थितियों में लागू होता है जब वस्तुओं की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन हम जानते हैं कि व्यवहारिक जीवन में किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगारी इत्यादि में की मात्रा में लगातार परिवर्तन होता रहता है, और इसलिए यहाँ पर टी को स्थिर मान करके जो व्याख्या किया गया है वो सही नहीं है। किन्स ने इसकी गतिहीनता के विरुद्ध आलोचना देते हुए कहा था
कि द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ मॉनेटरी थ्योरी इज नॉट मियरली टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटीज और स्टैटिकल इक्वेशंस. द रियल टास्क ऑफ सच ए थ्योरी इज टू ट्रीट द प्रॉब्लम डायनामिकली. यानी किन्स ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा था कि किसी भी मौद्रिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य कोई स्थैतिक समीकरण देना नहीं होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था के गतिशील तत्वों की व्याख्या करना होता है, जिसमें यह सिद्धांत असमर्थ था. 10th क्रिटिसिज्म है कि यह सिद्धांत मुद्रा के सिर्फ एक ही कार्य को महत्व देता है और वह है विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का कार्य. लेकिन हम जानते हैं कि मुद्रा का विनिमय के माध्यम के अतिरिक्त भी कई कार्य हैं. जैसे ये स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में कार्य करता है, मूल्य के संचय के रूप में कार्य करता है. किन्स के द्वारा जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दिया गया है उसमें उन्होंने बताया था कि मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों से की जाती है. क्रय विक्रय के उद्देश्य से, भविष्य की अनिश्चितताओं से बचने के लिए और परिकल्पना के उद्देश्य से भी मुद्रा की मांग की जाती है. लेकिन फिशरियन वर्सन में सिर्फ क्रय विक्रय के उद्देश्य से की जाने वाली मुद्रा की मांग को ध्यान में रखा गया है और भविष्य की अनिश्चितताओं से बचने के लिए अथवा परिकल्पना के उद्देश्य से की जाने वाली मुद्रा की मांग को इग्नोर किया है. और इस आधार पर भी इस सिद्धांत के विरुद्ध ये आलोचना दी जाती है. इसके बाद कुछ अन्य आलोचनाएं भी दी जाती है. जैसे क्राउथर ने यह बताया है कि इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि यह सिद्धांत सिर्फ यह बतलाता है कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन कैसे होता है. यह सिद्धांत यह बतलाता है कि मुद्रा की मात्रा के बढ़ने से मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होगा, लेकिन क्यों होगा इसकी व्याख्या करने में यह सिद्धांत असमर्थ है. और इसलिए इस आधार पर क्राउथर ने इस सिद्धांत की आलोचना की है. लास्ट या 12th क्रिटिसिज्म है कि इस सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति को M into V के द्वारा दिखाया गया है, लेकिन दोनों के माप की इकाई अलग अलग है. M की माप यानी मुद्रा की मात्रा की माप हम समय के एक निश्चित बिंदु पर करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर करते हैं, जबकि मुद्रा की चलन गति या V की माप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के एक अंतराल में किया जाता है. तो दोनों के माप की इकाई अर्थात M की माप की इकाई जो पॉइंट ऑफ टाइम है और V के माप की इकाई जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है, दोनों की माप की इकाई भिन्न भिन्न है. इसलिए इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि दिस थ्योरी सफर्स फ्रॉम इनकंसिस्टेंसी ऑफ मल्टीप्लाइंग टू नॉन कंपेरेबल यूनिट्स. और इस तरह से इस सिद्धांत के विरुद्ध कई आलोचनाएं दी गई है.